आप सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम कवर करने वाले हैं वो करेंगे 1000 प्लस का जो एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज है एसबीआई क्लर्क के लिए और एसबीआई पीओ के लिए, उसकी सीरीज का पार्ट 2। और इसमें आप देख सकते हो आपको 3 से 4 क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसमें से मिलने वाले हैं। ठीक है, तो हर एक करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अगर रहा तो उससे आपको 3 से 4 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। और हम जो है इधर जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है हम उसको लगाते जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर एक करंट अफेयर्स को लेके चलेंगे, जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है हम उसी को लगाएंगे। तो ये जैसे पार्ट 2 है, आप यहाँ से देख सकते हो। इससे पहले पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप उसको भी देख सकते हो। और इससे पहले आपको कहीं ना कहीं प्लेलिस्ट में मिल जाएगा ऊपर नीचे, आप उसको देख सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम पहले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। तो मैं पहले बता देना चाहूँगा ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले, इस वाले जो ये सेकंड पार्ट है हमारा, इसमें आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मार्च की तरफ से मिलेंगे। ठीक है, कुछ मार्च से होंगे, कुछ दिसंबर से होंगे और कुछ जनवरी से भी होंगे। थोड़ा मिक्सअप है बिकॉज एग्जाम में भी आपको वैसे ही पूछा जाता है, तो हम भी वही ट्राई करेंगे, वैसे ही कुछ रहेगा। और क्वेश्चन की लेवल की बात करें तो क्वेश्चन आपको जो है ईजी टू मॉडरेट लेवल मिलने वाला है और ज़्यादा डिफिकल्ट जाएंगे नहीं। और जितना सीरीज आगे बढ़ जाएगा उतना जो है क्वेश्चन भी डिफिकल्ट होता जाएगा। और इसमें मैं बात करूँ तो ईजी टू मॉडरेट क्वेश्चन रहने वाले ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, जिसके से आप अपने आप को पहचान सको कि आप जो नॉर्मल क्वेश्चन है, जो वन लाइनर्स क्वेश्चन नॉर्मली आते हैं वो कर पाते हो कि नहीं। ठीक है, और एक रिक्वेस्ट रहेगी सबसे कि आप जो भी आपका स्कोर है उसको काउंट कर लेना। टोटल 50 क्वेश्चन के आसपास रहने वाला है इसमें। और बात करें तो एग्जाम की, एसबीआई क्लर्क का जो एग्जाम है वो 50 मार्क्स का ही रहेगा। तो इससे आपको पता लग जाएगा, एक अंदाजा मिल जाएगा कि आप कितना अच्छा स्कोर कर रहे हो। तो एक ऐसा इसको मॉक टेस्ट की तरह भी आप ले सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है कि कौन सा बैंक इंडिया का पहला डोमेस्टिक बैंक बना है जिसने ट्रेड किया है 5 किलो ऑफ गोल्ड, और वो भी इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज से। ठीक है, तो इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज से जो है 5 किलो का गोल्ड जो है ट्रेड किया है, वो कौन सा बैंक बना है आपको ये बताना है। ठीक है, तो आपके लिए ऑप्शन मिल रहा है आपको एसबीआई, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा। बताइए क्या इसका आंसर होना चाहिए। तो आपने आंसर दे दिया होगा। तो इसका आंसर जो है आपको एचडीएफसी मिलने वाला है। तो एचडीएफसी जो है पहला बैंक बना है जो कि ट्रेड कर रहा है 5 किलो का गोल्ड, और ये किया जा रहा है इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज से। ठीक है, जो कि गिफ्ट सिटी गांधीनगर बेस्ड है। और ये जो ट्रांजेक्शन है इसको कंडक्ट किया गया है बाई एचडीएफसी बैंक गिफ्ट सिटी इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट के द्वारा। और इन्होंने पार्टनर किया था हिंदुस्तान प्लेटिनम प्राइवेट लिमिटेड के साथ। ठीक है, तो जिसका पार्टनर करके रखा है वो भी आपको याद रखना है। और ये एचडीएफसी जो है ये एक तरह से स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट के अंदर आती है इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज की। ठीक है, और बात करें तो इन्होंने गोल्ड और सिल्वर जो है वो ऑफर किया है गिफ्ट सिटी से। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट करंट अफेयर से बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट करंट अफेयर आ रहा है कि अभी एक 200 मिलियन का जो है लोन सेक्शन किया गया था जो कोलकाता है उसका ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर सही करने के लिए। तो इसका आपको आंसर बताना है क्या होने वाला है। तो इसका ऑप्शन है आपके पास वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एडीबी, एनडीबी मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक, और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। बहुत इजी क्वेश्चन, इतना हार्ड नहीं है। ठीक है, इजी क्यों है क्योंकि ड्रेनेज के लिए जो है एक ही बार किसी ने लोन दिया है। ठीक है, और वो भी कोलकाता को दिया गया है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और मोस्टली अपने अब तक आंसर बता ही दिया होगा। तो इसका आंसर आपको एडीबी मिलने वाला है। ठीक है, तो एडीबी ने जो है 200 मिलियन का लोन दिया है अंडर दी कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सस्टेनेबल हाइजीन एंड रेजिलेंस प्रोजेक्ट के अंतर्गत। ठीक है, तो इसके अंतर्गत बोला जा रहा है कि ये जो है एनहांस करेगा सूरज को ऊपर से ड्रेनेज जो सिस्टम है कोलकाता में उसको। ठीक है, तो कोलकाता में जो भी पाइप लाइन है या ड्रेनेज पाइप लाइन है उसको जो है इंप्रूव करने के लिए 200 मिलियन जो है एडीबी ने दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू से बढ़ते हैं। तो अभी रिसेंटली आरबीआई ने अपॉइंट किया है किसको एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर 2 डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है, तो 2 डिपार्टमेंट में से एक डिपार्टमेंट है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डिपार्टमेंट, और दूसरा आपको डिपार्टमेंट का नाम बताना है कौन सा वो डिपार्टमेंट है जिसमें जो है ईडी एज अ आरबीआई ने अपॉइंट किया गया है। तो पहला आपको मिलेगा राजीव रंजन। क्या राजीव रंजन को डिपार्टमेंट ऑफ सुपरवाइजर के लिए अपॉइंट किया गया है। दूसरा आपको मिलेगा अजीत रटनागर जोशी जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं। तीसरा मिलेगा माइकल पात्रा जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च के अंतर्गत आते हैं। चौथा मिलेगा स्वामीनाथन जाना किरमन जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन से आते हैं। और पांचवा जो आपको मिलेगा राजेश्वर राव जो कि मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं। तो आपको अगर डिपार्टमेंट पता होगा, सॉरी कब खासी ज़्यादा हो गया, कंटिन्यूसली 2 वीडियो कल रात को बना लिया था और अब ये तीसरा वीडियो बना रहा हूँ जो कि एक साइड से कंटिन्यूस फॉर्म में ही है। ठीक है, तो ये मैं रात को बना रहा हूँ तो इसलिए थकान थोड़ी हो गई है। कोई बात नहीं, थकान हो कुछ भी हो, हमें तो कंप्लीट करना है, पढ़ाना ज़रूरी है। तो ये जो आपको याद रखना है, अगर आपको डिपार्टमेंट पता हो कि कौन से डिपार्टमेंट के लिए अपॉइंट किया गया तो आप इसका आंसर आराम से दे दोगे। तो किसको अपॉइंट किया गया है, तो इस अपॉइंट किया गया ऑप्शन बी मतलब अजीत
रत्नागर जोशी को जो है अपॉइंट किया गया है और इनको एज अ ईडी के तौर पे अपॉइंट किया फॉर डिपार्टमेंट फॉर स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको ध्यान देना। उसके डिपार्टमेंट, दो डिपार्टमेंट आपको याद रखना है। पहला डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट और दूसरा है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डिपार्टमेंट। तो ये दो डिपार्टमेंट के लिए इनको जो है एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है। किसको? अजीत रत्नागर जोशी जी को। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको कवर करते हुए चलना है। नेक्स्ट चलता है, इंडिया का फर्स्ट मर्चेंट लॉयल्टी एंड कैशबैक प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया है, वो भी सीबीडीसी के अंतर्गत, मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के अंतर्गत लॉन्च किया गया है। तो इसके ऑप्शन आपको मिलेगा एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या आईसीआईसी बैंक। बताइए क्या इसका आंसर होना चाहिए। तो अभी आपने पहला क्वेश्चन लगाया था, वो कौन सा बैंक था? वो बैंक था एचडीएफसी। तो इसका भी आंसर आपको एचडीएफसी नहीं मिलने वाला, बैंक ऑफ बड़ौदा मिलने वाला है। मैं आपको थोड़ा कंफ्यूज कर रहा था। तो इसमें आपको मिलेगा बैंक ऑफ बड़ौदा। कि बैंक ऑफ बड़ौदा जो है पहली इंडिया की बैंक बन चुकी है जिन्होंने मर्चेंट लॉयल्टी और कैशबैक प्रोग्राम लॉन्च किया यूजिंग सीबीडीसी। मतलब जो भी मर्चेंट है, ठीक है, जो भी दुकानदार है, वो अगर कुछ पेमेंट करते हैं सीबीडीसी के थ्रू तो उनको जो है कुछ कैशबैक दिया जाएगा और वो भी जो है सीबीडीसी में ही मिलेगा, मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में ही मिलने वाला है, ठीक है। और इसके बाद जो है जो भी बीओबी रजिस्टर्ड मर्चेंट है वो अब कैशबैक कमा सकते हैं, ऐसा कुछ कहना है बीओबी का। नेक्स्ट काउंटर से बढ़े तो नेक्स्ट काउंटर से आ रहा है कि कितना जो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट है फॉर फेडरल बैंक का जो इक्विटी एनुअलिटी डिपॉजिट है उसमें। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसमें 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख, 5 लाख और 2 करोड़ इसका आंसर ऑप्शन रहने वाला है, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको वीडियो में पहले ही बताया कि एग्जाम का लेवल इसमें आपको इजी टू मॉडरेट मिलने वाला है। मेरा एम है ये जो पार्ट है पार्ट 2 में आप, मेरा एम है कि आपको थोड़ा इजी क्वेश्चन दे दूं जिसके से आपका जो भी इजी क्वेश्चन होते हैं, जो वन लाइनर होते हैं, वो तो नहीं छूटने चाहिए एग्जाम में, ठीक है। अगर आप वन लाइनर भी करके चलोगे तब भी आपके 15 से 20 क्वेश्चन तो वही से आते हैं। तो आपको इधर ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद जो हाई लेवल वाले मॉडल लेवल वाले क्वेश्चन आते हैं, कुछ 20 से 35 या मान सकते हो कि 40 के आसपास ही जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल लेवल के क्वेश्चन आते हैं और वो भी मोस्टली जो है वन लाइनर्स ही रहते हैं, ठीक है। और स्टेटमेंट बेस्ड वाले बहुत कम होते हैं और वो बहुत डिफिकल्ट भी होता है, ठीक है। इतनी ईजी नहीं होता अटैम्प्ट करना। और उसको अटैम्प्ट करने के लिए आपको स्टैटिक उसके साथ जो करंट का है दोनों का जो है मिलावट करके अच्छा खासा जो है कंटेंट आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी जो आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो आपका अभी के लिए एम होना चाहिए कि आप थोड़ा इजी वाले क्वेश्चन पहले लगा लो। उसके बाद जब बाद में हम सीरीज को आगे बढ़ाएंगे तो उसके बाद हम जो स्टेटमेंट वाले बड़े बड़े स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वो भी लेके आएंगे, ठीक है। इसका आंसर बताइए क्या होने वाला है। तो मिनिमम स्टेटमेंट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें आपको 15 लाख मिलेगा और बोला जा रहा है कि ये एक तरह से टर्म डिपॉजिट स्कीम के अंतर्गत आता है। जो ये एन्युटी डिपॉजिट है फेडरल बैंक का और ये एक तरह से स्टेबल इनकम देने का काम करेगा 5 से 20 साल तक, ठीक है। 5 से 20 साल तक जो है स्टेबल इनकम देने का काम करेगा और इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है 15 लाख रुपए है और मैक्सिमम जो है 2 करोड़ रुपए है, ठीक है। तो आपसे मिनिमम इन्वेस्टमेंट पूछा था कितना है? 15 लाख रुपए। ये आपको आंसर आना चाहिए था और आपने आंसर दे भी दिया होगा, वैसे तो बहुत नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है विच फिनटेक स्टार्टअप ने लॉन्च किया इंडिया का पहला एआई व्हाट्सएप लोन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। कौन सा फिनटेक है जिसने एआई पावर्ड व्हाट्सएप लोन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लॉन्च किया, मतलब व्हाट्सएप के थ्रू जो है लोन मिले। तो उसके लिए आपको मिला हुआ भारत पे, पेटीएम, क्रेड, रुपी 112 और मोबीक्विक। बताइए क्या इसका आंसर होना चाहिए। इंडिया का पहला है तो इसलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है न्यूज़। तो इसका आंसर आपको क्या लग रहा है? भारत पे क्या है? भारत पे होने वाला क्या होने वाला बताइए जल्दी। तो इसका आंसर आपको मिलेगा रुपे 112। तो गुरुग्राम बेस्ड फिनटेक है जो कि रुपे 112 है, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया है इंडिया का फर्स्ट एआई पावर व्हाट्सएप लोन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और इसको फरवरी 2025 में इनोग्रेट किया गया था, जिसके अंतर्गत जो इंस्टेंट अनसिक्योर्ड लोन जो है दिया जाएगा और जिसके अंतर्गत 5,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक दिए जाएंगे, ठीक है। और ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो है पूरा का पूरा मशीन लर्निंग और एआई बेस्ड अप्रूवल के थ्रू होने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए आपको कुछ अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जो भी लोन अप्रूवल है वो एआई के थ्रू हो जाएगा, जो भी फंड ट्रांसफर है वो भी जो है एआई के थ्रू ही हो जाएगा, जिसकी वजह से जो लोन है वो जल्दी से जल्दी मिल जाएगा किसी भी पर्सन को चाहिए होगा उसको, ठीक है। तो एक तरह से एक चीज़ और ध्यान देना, ये अनसिक्योर्ड लोन है। अनसिक्योर्ड लोन मतलब क्या? इसमें कुछ कोलेटरल देने की जरूरत नहीं है। वैसे भी बहुत कम लोन है, 1 लाख तक ही लोन है, तो इसमें तो ऐसे कोलेटरल लगता ही नहीं है। नहीं चलता, नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ता है। तो सुगम्य यात्रा, ठीक है। सुगम्य यात्रा एक तरह का इनिशिएटिव है बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। आपको इसका बताना है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट देना जो भी डिसेबल्ड है उनको। क्या ऑप्शन भी बताया जा रहा है कि क्या ये जो व्हीलचेयर यूज़र है उनको एसेसिबिलिटी एंड इंक्लूसिविटी देता है। क्या ये डेवलप करने वाला है स्मार्ट चेयर क्लासरूम फॉर स्पेशल नीड चिल्ड्रन को, जो मतलब डिसेबल्ड है उनको जो है क्या एक तरह से स्मार्ट क्लासरूम के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। क्या एक तरह का ये एआई पावर्ड डिवाइस है जो कि डिसेबल्ड को हेल्प करेगा। क्या ये एम्पावर करेगा, एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी देगा फॉर डिसेबल जो भी इंडिविजुअल्स है उन सबको, ठीक है।
बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। थोड़ा सा भी जोर डालोगे ना तो ये डेफिनेटली आपको आंसर आ जाएगा इसमें। सुगम्य यात्रा जो है लॉन्च किया गया है फॉर प्रमोशन ऑफ जो हमारा व्हील चेयर यूजर्स हैं उनके लिए, ठीक है। तो इस इनिशिएटिव की बात करें तो ये राजीव चौक मेट्रो स्टेशन न्यू दिल्ली में जो है लॉन्च किया गया था, और इसको लॉन्च किया गया था बाय डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सनल विद डिसेबिलिटी और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा, ठीक है। और इसके साथ आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, इन्होंने इसका मेन एम यही है कि एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूसिविटी होना जो पर्सन जो है व्हील चेयर यूज़ करते हैं उनके लिए, ठीक है। तो इसको जो है लॉन्च किया गया था इंटरनेशनल व्हील चेयर डे के दिन, जो कि 1 मार्च 2025 में होता है, जो कि और इसको जो है सपोर्ट दिया जाए पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन एंड डिसेबिलिटी के द्वारा, ठीक है। ये भी चीज़ आपको ध्यान देनी है। उसका डीएमआरसी तो पिक्चर में आएगी क्योंकि राजीव गांधी में जो इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ता है। तो इंडिया ने जो लाओस पीपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, इनको जो है फूडिफिकेशन के लिए कुछ पैसे दिए गए थे, ठीक है। तो ये वो कंट्री है जिनको फूड की अभी कमी है, जिसकी वजह से ये जो है लोन दिया गया है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो फाइनेंशियल ग्रांट दिया गया है वो आप देख सकते हो सारे ऑप्शन। बताइए कि इसका आंसर होना चाहिए। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि क्वेश्चन आपको इतना भी इजी नहीं पूछ रहा हूँ कि आप सीधा आंसर दे दोगे, आपको लग ही रहा हो क्वेश्चन तो डिफिकल्ट है, और स्टेटमेंट वाइज नहीं सिंगुलर में ही जो है डिफिकल्ट थोड़ा क्वेश्चन पूछने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। चलिए बताइए क्या इसका आंसर होना चाहिए। तो इसका आंसर आपको मिलेगा सी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सटेंड कर दिया है 1 मिलियन का ग्रांट, और ये लाओस जो है इसको दिया जा रहा है कि ये अपना फूड फोर्टिफिकेशन जो एफर्ट है उसको बढ़ा सके उसके लिए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है बीओबी कार्ड ट्रायरा क्रेडिट कार्ड जो है किसके लिए लॉन्च किया, कौन से इसके टारगेटेड प्राइमरी ऑडियंस है, आपको इसका आंसर बताना है। क्या ये स्टूडेंट है, मैन है, वुमेन है, सीनियर सिटीजन है, या बिजनेस ओनर है, बताइए। हाँ, आपने इतना याद किया होगा कि जो टायरा क्रेडिट कार्ड है ये किसने लॉन्च किया है, ठीक है। तो आप ये बता दोगे, ये ऑप्शन है तो बीओबी कार्ड ने इसको लॉन्च किया है। आपने ये याद किया होगा कि बीओबी कार्ड ने जो है कुछ ऐसा टायरा कार्ड करके लॉन्च किया है, लेकिन आपने ये कभी नहीं पढ़ा होगा कि प्राइमरी ऑडियंस जो है, प्राइमरी जो का टारगेट ऑडियंस कौन है इसकी। और यही सबसे बड़ी आपकी गलती होती है। एग्जामिनर जो है ना आपको ऊपर से नहीं बल्कि थोड़ा सा अंदर से जाके पूछता है, ज़्यादा भी अंदर नहीं पढ़ना होता, थोड़ा सा आपको डीपली थोड़ा पढ़ना पड़ता है चीज़ों को। और जिसने भी इस क्वेश्चन को जो है डीपली पढ़ा होगा या जो भी कंटेंट जो डीपली थोड़ा भी पढ़ रहा होगा वो डेफिनेटली इसका आराम से जो है आंसर दे देगा। क्या होने वाला है इसका आंसर, तो इसका आंसर आपको सी वुमेन मिलने वाला है। तो ये क्रेडिट कार्ड जो है वुमेन के लिए स्पेशली लॉन्च किया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको कवर करना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है कि एक तरह से सील्ड फ्रॉड प्रोटेक्शन प्लान जो है लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि सेफगार्ड करेगा यूपीआई यूज़र को। इसका आंसर को बताना है, बताइए। सारे फिनटेक कंपनीज के नाम मैंने आपको देकर रखे हैं, और ये फिनटेक कंपनी नहीं लॉन्च किया, आपको बताना है कि कौन से फिनटेक कंपनी ने इसको लॉन्च किया है। तो इसका आंसर आपको भारत पे मिलने वाला है। तो भारत पे ने जो है सील्ड फ्रॉड प्रोटेक्शन जो है प्लान लॉन्च किया है, और इसके अंदर का ये प्रोटेक्ट करेगा जो भी यूपीआई यूज़र है उसको, ठीक है। तो यूपीआई यूज़र जो भी है उसको सेव करने के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि सिटी यूनियन बैंक ने किसके साथ पार्टनर किया है, ठीक है। कोई एक आईपीएल टीम है जिसके साथ पार्टनर किया है, आईपीएल फ्रेंचाइजी है जिसके साथ पार्टनर किया है, और एक तरह से क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है, ठीक है। जो कि एक तरह से जो भी फैंस होंगे उसको बेनिफिट करेगा एज अ रिवॉर्ड पॉइंट देके, और जो भी फैंस होंगे उसको कुछ ना कुछ मर्चेंडाइज जो है दिया जाएगा। तो आपको ये बताना है कि किसके साथ पार्टनर किया सिटी यूनियन बैंक ने। तो ये बात करें कि नवंबर से लेकर मार्च तक ये एक ऐसा लौता न्यूज़ है जिसमें सिटी यूनियन बैंक ने जो है किसी आईपीएल टीम के साथ पार्टनर किया। इवन कोई भी बैंक ने जो है किसी आईपीएल टीम के साथ पार्टनर किया है, ये एक लौता न्यूज़ है। अगर आप इसका आंसर नहीं दे पा रहे हो ना, तो मतलब आप समझ लो कि आपको पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ये 10 दिन के अंदर, ठीक है। तो जीए में आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा अगर आप इसका आंसर नहीं दे पा रहे हो। बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका। बहुत लोगों ने दे भी दिया होगा, तो इसका आंसर आपको सीएसके मिलने वाला है। तो जो सिटी यूनियन बैंक है इन्होंने पार्टनर किया है सीएसके के साथ, और एक तरह से को लेंडिंग क्रेडिट कार्ड जो है लॉन्च किया गया है, जो कि आपको मिलेगा येलो डिज़ाइन में, और उसके साथ जो है लायन का लोगो मिलेगा। सीएसके का लोगो पता होगा आपको, तो सीएसके का जो लोगो है वो आपको क्रेडिट कार्ड में दिखने वाला है। और इसके अंतर्गत बोला गया है कि ये कार्ड जो है ऑफर करता है रिवॉर्ड पॉइंट ऑन सीएसके मर्चेंडाइज, उसके बाद मैच टिकट में भी, उसके साथ आपको एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस भी देगा फॉर द फैन, ठीक है। तो ये सब कहना है इस न्यूज़ के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट करंट अफेयर्स आ रहा है आईटीबीपी, जो कि है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, जो आर्म फोर्स के अंतर्गत आती है। तो इन्होंने जो है किसके साथ पार्टनर किया है, कौन से बैंक के साथ पार्टनर किया है, और जिसकी वजह से जो है ये फाइनेंशियल बेनिफिट दे सकते हैं और इंश्योरेंस कवर भी दे सकते हैं पर्सनल, पेंशनर और उनके फैमिलीज को, जो आईटीबीपी के फैमिलीज हैं उन सब के लिए। तो बताइए क्या इसका आंसर होना चाहिए, एसबीआई, पीएनबी, बीओबी, यूबीआई या कैनरा बैंक।
तो आपने आंसर सही दिया कि आंसर जो है वो पीएनबी होने वाला है, ठीक है। तो पीएनबी इसका सही आंसर है, जो कि एक तरह से एक्सक्लूसिव बेनिफिट देने वाला है जो भी आईटीबीपी के पर्सनल पेंशनर और जो फैमिलीज मेम्बर है उनको, ठीक है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आ रहा है विच डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया अनाउंसड विड्रॉल ऑफ विंटरफुल टैक्स। विंटरफुल टैक्स की बात करें तो ये वो टैक्स होता है जो कि आपको आपको नहीं, जो भी एक्सपोर्ट करता है उसको ऊपर जो है एक्स्ट्रा से टैक्स लगता है, ठीक है। तो अभी रोड सेक्टर ये सब के लिए हटाया गया टैक्सेस। इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी जो हमारा सीरीज चला उसमें बताया था, तो मैं आपको इधर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। जिन्होंने आप हमारा जो सीरीज चल रहा है जीए सीरीज मैथन, वो आप कवर कर सकते हो, वहाँ से आपको सारे जो इंपॉर्टेंट कंट्रोवर्स है वो मिल जाएंगे। इवन जो भी मैंने आपको एमसीक्यूज पूछा, अगर आपने वो खत्म कर दिया सीरीज तो ये सारे एमसीक्यूज तो आपके लिए कुछ भी नहीं, आप ऐसे उड़ाओगे सबको। चलो कोई नहीं, अब अगर नहीं पढ़ो तो पढ़ लेना, और अभी मत छोड़ के जाओ वीडियो, अब बाकी भी क्वेश्चन करके लो, उसके बाद जो है जो सीरीज है आप उसको भी कंप्लीट कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर आपको जो मिलेगा वो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिलने वाला है। तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने जो है विलफुल टैक्स जो है इसको हटाया है, ठीक है। तो जैसे पेट्रोलियम डीजल हो गया, वहाँ से भी विलफुल टैक्स को हटाया है। उसके बाद जो रोड सेफ्टी के ऊपर जो काम करते हैं उसके लिए विलफुल टैक्स हटाया है। तो सारा एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, तो वो आप वीडियो के थ्रू देख लेना। नेक्स्ट आ रहा है इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 का, और इसमें आपको बताना है कि ओपनिंग फिल्म कौन सी थी, क्लोजिंग फिल्म कौन सी थी, कंट्री ऑफ द फोकस कौन सा था, और कल्चरल प्रोग्राम कौन सा था। इसका आंसर आपको बताना है। तो आप देख सकते हो मैच द फॉलोइंग, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पे दिया है मैंने, जिसकी वजह से आपको सारा का सारा न्यूज़ जो है आपको एक ही बार में कवर हो जाए। बताइए कौन सा क्या इसका आंसर होना चाहिए। मैं आपको तो ज़्यादा टाइम देता हूँ, इसमें 10 सेकंड टाइम देता हूँ, सोचिए क्या इसका आंसर होना चाहिए, फिर आप बताइए। ओके, इसमें तो आंसर मैंने बी दे के रख दिया है, ठीक है, आपने तो कर लिया होगा। तो इसका एक्सप्रेशन कहाँ गया, ठीक है, जो भी आप इसको देख लेना, इसका एक्सप्रेशन मैं सच डालने भूल गया हूँ। तो फर्स्ट का बी है, आपको ओपनिंग फिल्म जो मिलेगा वो माइकल ग्रेसी का मिलेगा। उसका जो क्लोजिंग जो मिलेगा, क्लोजिंग फिल्म आपको ड्राई सीजन मिलने वाला है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कंट्री ऑफ द फोकस है। कंट्री ऑफ द फोकस आपको ऑस्ट्रेलिया ही मिलने वाला है, तो ये इंपॉर्टेंट है इस फिल्म फेस्टिवल में। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है, इधर भी गलती होगी मुझसे, चलो कोई नहीं, इसको छुपा लो, ठीक है, ये ऑप्शन छुप गया, ये ऑप्शन छुप गया, इवन ये एक्सप्लेनेशन भी छुप गया ये समझ के बैठो तो किसको अपॉइंट किया गया 11th चेयरमैन ऑफ सेबी, सेबी का जो 11th चेयरमैन जो है किसको अपॉइंट किया गया आपको ये बताना है। और इन्होंने जो है मधुरी बंश को जो है रिमूव किया, ठीक है, रिप्लेस किया। तो ऑप्शन मिल रहा होगा आपको अजय त्यागी, फिर बी आपको पांडे, तीसरा राजीव कुमार, चौथा यूके सिन्हा, और पांचवा सुधा चंद गौर। तो इसका आंसर तो आपको पता लग गया होगा, पांडे जी जो है हमारे 11th चेयरपर्सन ऑफ सेबी बने। और पांडे जी की बात करें तो ये फाइनेंशियल सेक्रेटरी की तरह काम कर रहे थे, और इन्होंने जो है जो पूरी जी हैं, पूरी बंच, इनको जो है रिप्लेस किया। और ये जो है पहली वुमेन थी जिन्होंने होल्ड किया था सेबी की पोजीशन, ठीक है, सेबी का चेयरमैन का पोजीशन है, ये पहली वुमेन थी जिन्होंने होल्ड किया था, और इनको जो है अब रिमूव कर दिया गया है। और इन्होंने किसने रिमूव किया, तुहिन खंडा पांडे जी ने रिमूव किया है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू CFO, मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ पॉलिसी बाजार, आपको ये बताना है, जो कि रिप्लेस कर रहे हैं आशुतोष मिश्रा को। तो इसका ऑप्शन आप देख सकते हो, राजीव सिंह, संतोष अग्रवाल, विवेक ऑडी चाय, और उसके बाद तरुण माथुर और विकास खेमानी। तो ये 5 ऑप्शन से बताइए कौन सा आंसर होना चाहिए। देखिए अपॉइंटमेंट्स है ना, एग्जाम में आपसे 1 से 2 क्वेश्चन ही आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 आएंगे, उससे ज़्यादा पूछने का बहुत कम चांस है। और कभी अगर एग्जामिनर का मन मतलब मान लो कि एकदम ही खराब हो गया तो कभी कभी वो 5-6-7 के बीच में भी कभी कभी दे देता है अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन जैसे कि पता है कि क्लर्क का एग्जाम है तो 50 क्वेश्चन होता है, तो उसको मैनेज करने के लिए अपॉइंटमेंट के क्वेश्चन कुछ कभी कभी ज़्यादा भी डाल देता है। तो कभी 3 से 5 भी हो सकता है, 5 से 7 भी हो सकता है, 1 से 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अपॉइंटमेंट को ना आप अच्छे से पढ़ के जाना, और अपॉइंटमेंट पढ़ना वो इतनी बड़ी बात नहीं है, ट्रिक से पढ़ो, मैंने आपको ट्रिक बताई, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। या इवन इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता रट्टा मारना, ठीक है। तो ये सबको तो रट्टा ही मारना पड़ता है, और कोई ऑप्शन नहीं बचता, क्योंकि जीए में ज़्यादा चीज़ें जो है समझने से ज़्यादा रट्टा मारने वाली चीज़ ज़्यादा होती है अपॉइंटमेंट्स में, ठीक है। अपॉइंटमेंट को समझने लायक होता भी नहीं है। तो इसका आंसर बताइए CFO किसको बनाया गया पॉलिसी बाजार का। तो इसका आंसर आपको सी मिलेगा, विवेक ऑडी चरिया जी को बनाया गया, ठीक है। किसका, पॉलिसी बाजार का बनाया, पैसा बाजार का बनाया, सॉरी आई थिंक पैसा बाजार, पॉलिसी बाजार, ओके सॉरी ये ऐसा पॉलिसी बाजार में काम करता है एज CFO, अब जो है पैसा
पॉलिसी बाजार का बनाया है, ठीक है। पैसा बाजार में पहले काम कर रहे थे, अब जो है पॉलिसी बाजार का बनाया है, ठीक है। इसको याद रखना है। ट्रिक क्या है, देखिए इसमें विवेक ऑडी है, ऑडी चला है, उसको भूल जाओ, ऑडी आता हो, ठीक है। ऑडी महंगी गाड़ी है, ऑडी महंगी गाड़ी है तो उसका क्या कराना पड़ेगा, इसका पॉलिसी कराना पड़ेगा, मतलब इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। और इंश्योरेंस कहाँ पे कर पाते हैं हम, पॉलिसी बाजार में कर पाते हैं, ऐसे याद रखो। तो इंश्योरेंस कहाँ पे करा सकते हो, पॉलिसी बाजार में करा सकते हो। तो जब भी कभी ऑडी आ गया तो ऑडी से आपको इंश्योरेंस याद आना चाहिए, इंश्योरेंस से जो है आपको पॉलिसी बाजार याद आना चाहिए कि पॉलिसी बाजार के जो CFO बने हैं वो कौन बने हैं, ऑडी बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट है विच एक्टर हैज़ अपॉइंट एज अ फर्स्ट एवर ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फेडरल बैंक। फेडरल बैंक के जो है पहले ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है वो आपको बताना है। तो इसका आंसर आपको मिलेगा दीपिका पादुकोण, नहीं। क्या आलिया भट्ट, नहीं। कंगना रावत, नहीं। प्रियंका चोपड़ा, नहीं। तो आंसर क्या है बताइए, आंसर पता लगे होगा, आंसर जो है बी है। तो विद्या बालन को जो है एज अ ब्रांड एम्बेसडर बनाया फेडरल बैंक का, और पहली बार जो किसी को जो है ब्रांड एम्बेसडर जो है फेडरल बैंक बनाने जा रहा है। नेक्स्ट चलता है, कौन सी मूवी को जो है अभी ऑस्कर मिला है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है ऑस्कर जीता है 97 एकेडमी अवार्ड 2025, मतलब ऑस्कर जीता है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर तो बहुत ज़्यादा ईजी है, और इसका आंसर भी आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आप बहुत ज़्यादा पानी में हो, जियो में, याद रखना, ठीक है। तो इसका आंसर आपको अनोरा मिलने वाला है। तो अनोरा जो है सबसे ज़्यादा इसने 5 ऑस्कर जीता है, और देख सकते हो कि फिल्म मेकिंग, एक्टिंग, फिल्म में वेरियस कैटेगरी में जीता है, जैसे एक्टिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, फिल्म मेकिंग हो गया, प्रोडक्शन हो गया, फिर सिनेमेटोग्राफी, ये सब में जो है इन्होंने ऑस्कर जीता है, ठीक है। इसके साथ ही मैंने अच्छे से आपको जो वीकली करंट अफेयर्स है, मंथली करंट अफेयर्स है, उसमें अच्छे से बताया है कौन कौन से 5 हैं, और अभी के लिए तो हम उसको कवर नहीं करते चलेंगे, नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट आ रहा है कि कौन से फिल्म को जो है नॉमिनेट किया गया है ऑस्कर 2025 के लिए। तो लापता लेडीज तो बहुत लोगों ने देखा होगा, फिर 12th फेल भी बहुत लोगों ने देखा होगा, उसके बाद दी एलिफेंट विस्पर, इसके बारे में इसको भी देखा ही होगा मोस्टली लोगों ने, लेकिन जो मूवी नहीं देखी होगी वो होगी अनुजा। तो अनुजा जो है ओनली इंडियन की फिल्म है जो कि शॉर्टलिस्ट हुई है ऑस्कर 2025 के लिए, और इनको जो शॉर्टलिस्ट किया गया है इन दी कैटेगरी ऑफ बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म के अंदर है, ठीक है। और लेकिन ये जो है आई एम रोबोट जो है उसके बाद से वो हार गए, ठीक है। तो जब ऑस्कर दे रहे थे तो आई एम रोबोट को जो है, आई एम नॉट अ रोबोट को जो है दिया गया था ये ऑस्कर, ठीक है। तो लेकिन आपका एग्जाम में पूछा जाता है कौन सी इंडिया की फिल्म है जिसको जो है ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था, ठीक है। तो आपको मिला है अनुजा। और अनुजा की बात करें तो इसमें दीपिका पादुकोण जो है इसमें इसकी पार्ट थी, ठीक है। नहीं चलता, नेक्स्ट आ रहा है अभी इंडियन ओरिजिन जो तुषार मेहता थे वो अभी एक मिशन में गए थे, ठीक है। तो आपको ये कुछ ऑप्शन मिल रहे होंगे कि इसमें बताना है कि तुषार मेहता कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है, आपको ये बताना है कि तुषार मेहता जो है पहले इंडियन ओरिजिन है जिन्होंने ब्लू ओरिजिन में ट्रैवल किया, और ब्लू ओरिजिन की बात करें तो ये जो है 10th मिशन है ऑफ न्यू शिपार्ड का। उसके नेक्स्ट जो है आपको पूछा गया है कि 6 क्रू मेंबर्स के नाम पूछे गए। डेफिनेटली क्वेश्चन बहुत हार्ड है, ठीक है। अगर आप एग्जाम में आएगा तो आपको एक क्वेश्चन में क्या करना है, अगर आपको देखिए आपको 6 क्रू मेंबर्स के नाम याद नहीं होंगे तो सीधा ये वाले क्वेश्चन को स्किप करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। स्किप करो, दूसरा जो इजी क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करो, क्योंकि एक तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक तो डिफिकल्ट हो जाता है, तो पहली बार में अटेम्प्ट करना ही नहीं है, दूसरी बार में देख लेना अटेम्प्ट करने का, पहली बार में अटेम्प्ट करना नहीं है। और दूसरी चीज़ इसमें 6 मेंबर के क्रू के नाम पूछे गए हैं जो कि डेफिनेटली यार आपने पढ़ा नहीं होगा, तो बेटर यही होगा कि इसको छोड़ो और आगे बढ़ो। तो इसके ऑप्शन देखें तो जो तुषार मेहता ये फर्स्ट इंडियन ओरिजिन नहीं है जो कि ब्लू ओरिजिन में ट्रैवल कर रहे हैं, ये जो सेकंड इंडियन है, ठीक है। इससे पहले गोपीनाथ जो है वो पहले इंडियन थे, और तो पहला वाला ऑप्शन तो उड़ गया, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट जो है पूछा गया कि इसमें 10th क्रू मिशन था न्यू शिपयार्ड का, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो आपको सही मिलने वाला है। तो इसका मतलब 2, 3 जो है आपको ऑप्शन सही मिलेगा, और इसमें 6 मेंबर जो भी आपको नाम लिखे गए ये भी सही है, ठीक है। पहला जो है वो गलत है क्योंकि सेकंड पर्सन थे, इससे पहले गोपी थोटाकुरा जो है ये गए हुए थे। नेक्स्ट चलता है, ये कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं जो कि मैंने आपको मैच द फॉलोइंग में दे दिया, जिसके वजह से आपको एक ही बार में जो है पढ़ने में हेल्प हो, ठीक है। रिसेंट अपॉइंटमेंट है जो मार्च महीने का ही है, तो आपको इसलिए पता होना चाहिए, ठीक है। थोड़ी देर मैं आपको टाइम देता हूँ 10 सेकंड का, आप इसका आंसर बताइए जल्दी पढ़ के, क्या आंसर होना चाहिए जल्दी जल्दी, ज़्यादा टाइम नहीं अपने पास। आप मुझे एक बात बताइए कि अगर एग्ज़ाम में ये चीज़ पूछा गया तो आप क्या करोगे, इसको छोड़ोगे कि करोगे? एक तो अपॉइंटमेंट है, ऊपर से आपको अपॉइंटमेंट भी अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आप जो है ये सारी चीज़ें कर पाओगे। एक एक अपॉइंटमेंट अच्छे से याद होना चाहिए, तभी जो है ये फिलिंग द ब्लैंक्स लगा पाओगे।
तो इसका आंसर जो है ना आपको क्या मिलने वाला है, आपको ए मिलने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट का 3 इसको एक्सप्रेशन में पढ़ लेते हैं। तो विवेक कौशल जो है, विवेक कौशल को जो है CMD बनाया गया है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है HPCL का। उसके बाद सुमत कटपालिया ये जो है 1 साल का इनका एक्सटेंशन किया गया इंडस बैंक में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सुमत का। उसका नेक्स्ट जो है वो है हिमांशु पाठक जो कि DG बना है ICAR सेट का। उसके बाद होंडा जो इंडिया होंडा संभाल रहा है उसके जो है प्रेसिडेंट बनाए गए हैं ककाशी याद आ गया यार मेरे को इसमें, ताकाशी जो है इसको बनाया गया। ठीक है, नाकाजिमा, यार ये इनका नाम इतना डिफिकल्ट क्यों होता है प्रोनाउंस करना। तो ये देख लेना, ये प्रेसिडेंट बना है। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं बात करूँ तो वो बना है इंडस बैंक का जो है सुमत को बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े तो अभी AM ट्विनिंग अवार्ड दिया गया था, तो आपको बताना है कि ये 2% को अवार्ड दिया गया है एंड्री बोटो और रिचार्ड सूतन को। ठीक है, तो ये किस वजह से ये अवार्ड दिया गया आपको ये बताना है। तो कंप्यूटर विजन के लिए अवार्ड दिया गया था, या तो क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए दिया गया था, रीइंफोर्समेंट लर्निंग के लिए दिया गया था, क्रिप्टोग्राफी के लिए गया था, या तो क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए दिया गया था, किसके लिए अवार्ड दिया गया था। ठीक है, आपको ये बताना है। और ये अवार्ड की बात करते हैं कंप्यूटर साइंस का नोबेल प्राइज़ भी बोला जाता है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस का जो नोबेल प्राइज़ भी बोला जाता है। तो इसका आंसर देखिए, तो इनको जो है अवार्ड मिला था C। ठीक है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग के लिए मिला था, जो कि AI बेस्ड टूल है, जो कि ट्रायल और एरर के थ्रू अपना जो डिसीजन है वो इम्प्रूव करते हुए जाता है। तो इसमें इन्होंने स्टडी की थी, उसके बेसिस पे जो है इनको नोबेल प्राइज़ मिला था ACM ट्विनिंग अवार्ड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है कि जियो और भारतीय एयरटेल ने पार्टनर के कौन सी कंपनी के साथ जो कि सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस हमारे इंडिया में देगा। तो सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस की बात करें तो कौन प्रोवाइड कर रहा है, एक लौता कंपनी है जो ये आपको स्टार से क्या याद आ रहा है, स्टारलिंक। तो इसका आंसर जो है C मिलने वाला है कि स्टारलिंक जो है ये जो है हमारे इंडिया में जो है सैटेलाइट कनेक्टिविटी देने वाला है, सैटेलाइट कनेक्टिविटी इंटरनेट देने वाला है। ठीक है, तो ये एक लौती कंपनी है जो कि अब जो बहुत ज़्यादा चर्चे में है और इंडिया में बहुत टाइम से घुसने की कोशिश कर रही है, और अब जो है एयरटेल और जियो को जो है सपोर्ट लेके ये घुसेगी मार्केट में हमारे इंडिया में, और ये रिमोट और रूरल एरिया में जो है सैटेलाइट इंटरनेट देने का काम करेगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि ऐसा सागर कवच जो है लॉन्च है, सागर कवच जो है एक तरह से मिलिट्री एक्सरसाइज जो वेस्ट बंगाल में किया गया था, तो कौन से फोर्स के द्वारा ये किया गया था, आपको इसका आंसर बताना है। अब देखिए सागर कवच है, तो सागर से तो आपको एक चीज़ तो पता लगी की होगी इसका आंसर कि इंडियन नेवी या इंडियन कोस्ट गार्ड दोनों में से एक कोई होने वाला है। ठीक है, इसके साथ आपको कोई दूसरा भी हो सकता है, मैं आपको सिर्फ कंफ्यूज कर रहा हूँ, बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसमें। तो इसका आंसर आपको इंडियन कोस्ट गार्ड मिलने वाला है कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने जो है सागर कवच जो है लॉन्च किया था वेस्ट बंगाल में, जो कि स्मगलिंग, टेररिज्म, उसके साथ जो हाईजैकिंग है वो सारे के सारे जो कोस्ट लाइन के आसपास चलते हैं वेस्ट बंगाल में, उसको कवर करने का काम करेगा। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल की बात करें तो कोस्ट लाइन जो भी 158 कोस्ट लाइन के आसपास है, तो उसको कवर करने का काम करेगा इंडियन कोस्ट गार्ड। नेक्स्ट कार्ड से बढ़े तो इसको छोड़ो यार। नेक्स्ट कार्ड से बढ़े तो इंडिया का जो डिफेंस मिनिस्टर है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो है 248 मिलियन का एक एग्रीमेंट साइन किया है और रशिया कंपनी के साथ साइन किया है, जिसकी वजह से जो 1000 हॉर्स पावर का इंजन जो है वो यूज़ किया जाएगा T-72 टैंक्स में। तो आपको वो कंपनी का नाम बताना है जो ये पार्ट ली है। ठीक है, किसको जो है ये कॉन्ट्रैक्ट सौंपा गया। तो इसका आंसर आपको मिलेगा ये रोसो बोरोन एक्सपोर्ट मिलेगा, जो कि एक रशियाई कंपनी है। ये जो है कुछ 1000 XP इंजन जो है T-72 टैंक्स को दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आप डिटेल ये सब पढ़ सकते हो इसके ऊपर। नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ाएं तो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है कि जो ये डेजर्ट हंट 2025 का एक्सरसाइज है, तो ये किस किस के बीच में हो रहा है आपको ये बताना है। ठीक है, तो जब मैं एक्सरसाइज वाली सीरीज़ करा रहा था, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि GA की मैराथन सीरीज़ चल रही है, तो उसमें मैंने आपको ये चीज़ बताई थी और इसका एक ट्रिक भी बताया था। जो भी ट्रिक से याद रखा होगा उसको याद रह गया होगा ये आंसर। तो इसका आंसर आपने दे दिया होगा, तो इसका आंसर आपको D मिलने वाला है कि तीनों के तीनों जो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, तीनों के तीनों जो है डेजर्ट हंट में गए थे, और ये तीनों के जो स्पेशल फोर्स है वो इसके पार्ट है। कौन कौन से, जैसे पैरा आर्मी की बात करें तो पैरा आर्मी में जो स्पेशल फोर्स है वो पैरा कमांडर्स हैं। उसके बाद इंडियन नेवी की बात करें तो मार्कोस है, और इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो गरुड़ है। तो ये तीनों के तीनों को जो स्पेशल फोर्स थे वो इस एक्सरसाइज में पार्ट ले रहे थे, और ये एक तरह से ट्राई सर्विस एक्सरसाइज था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है ऑफिशियल एयरलाइन
गाइड रिपोर्ट, जिसके अंतर्गत बोला गया है कि कौन से एयरपोर्ट को जो है 8th नंबर पे रखा गया अमंग दी टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट ग्लोबली 2025 के। तो आपको बताना है कौन सा जो है एयरपोर्ट जो है सबसे ज़्यादा बिजी है इन टर्म्स ऑफ 8 नंबर पे रखा गया, किसको जो है रैंक किया 8th को, आपको इसका आंसर बताना है। फर्स्ट नंबर पे कौन है ये भी बता दो इसके साथ ही। फर्स्ट नंबर पे आपको जैक्सन मिलेगा और 8 नंबर पे आपको दिल्ली IGI एयरपोर्ट मिलेगा, ठीक है। दिल्ली IGI एयरपोर्ट में बोला गया कि सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, इसके इसको 8 नंबर पे रखा गया और बोला जा रहा है कि सीट कैपेसिटी को 3.6 मिलियन सीट्स का रखा गया, ठीक है। तो ये इतना तो इंपॉर्टेंट होता नहीं, इतने आपको याद भी नहीं रहेगा, बस आपको याद होगा 8 नंबर पर जो है IGI एयरपोर्ट आता है दिल्ली का। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है कि जो भी सी ड्रैगन 2025 का नेवल एक्सरसाइज था, इसको कहाँ पे कंडक्ट कराया गया था ये आपको बताना है, ठीक है। तो सी ड्रैगन की बात करें तो कहाँ पे किया गया था, इंडियन कोस्ट का, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, फिर वेस्ट पैसिफिक ओशन, ये तो हो नहीं सकता, अरेबियन सी भी नहीं हो सकता, साउथ चाइना सी भी नहीं हो सकता, क्योंकि नेवल का एक्सरसाइज है। तो दो ही जगह पे है जहाँ हो सकता है, एक तो इंडियन ओशन है और दूसरा बे ऑफ बंगाल है। बताइए क्या आंसर होना चाहिए। तो इसका आंसर आपको जो है पैसिफिक ओशन मिलेगा, मैं आपको कंफ्यूज कर रहा था, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आप अपना दिमाग लगाओ, मेरा काम है आपको समझाना, लेकिन उसके साथ आपको थोड़ा कंफ्यूज भी करूँगा बीच बीच में, इसके से आप अपने जो भी आंसर उसमें कॉन्फिडेंट रहते हो कि नहीं वो देखने के लिए, ठीक है। मैं लाइव तो क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन तब भी मैं आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए जो है ऐसे ट्रिक्स यूज़ कर रहा हूँ, जिसके से आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ कि हाँ भाई यहाँ से ये वाला हो सकता है, यहाँ वाला हो सकता है, बट आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखना है कि आंसर क्या होने वाला है। तो वेस्ट पैसिफिक ओशन में जो है ये एक्सरसाइज की गई थी, और इसमें बात करें तो इसमें इंडियन नेवी के साथ जापान, उसके बाद USA की नेवी ये भी पार्ट थी, और US नेवी, जापान की नेवी, ऑस्ट्रेलियन नेवी, कोरिया की नेवी, सारे के सारे पार्ट थी, और ये एक्सरसाइज किया गया था। और ये मोस्टली ये एक्सरसाइज जो है एंटी सबमरीन वॉरफेयर के तौर पे लिया गया था, ठीक है। और उसका डिफरेंट चीज़ें भी थी, लेकिन मोस्टली जो है एंटी सबमरीन वॉरफेयर टेक्निक के लिए जो एक्सरसाइज की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट, इंडिया का पहला स्टेट बना है जिन्होंने स्पोर्ट्स डेवलपमेंट एंड प्रमोशन एक्ट जो है लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत जो है जो भी सिलेक्शन है स्पोर्ट्स के जो प्लेयर हैं उनके जो सिलेक्शन है उसमें जो है ट्रांसपेरेंसी लाई जाएगी, ऐसा कुछ कहना है इस एक्ट में। तो आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेट है जिन्होंने पहली बार जो है इसको इम्प्लीमेंट किया है, हरियाणा, यूपी, पंजाब, महाराष्ट्र या राजस्थान। आंसर क्या है, आंसर है सी, पंजाब। तो पंजाब जो है पहला स्टेट बना इंडिया का जो कि इम्प्लीमेंट करने वाला है स्पोर्ट्स डेवलपमेंट एंड प्रमोशन एक्ट 2024। नहीं चलता नेक्स्ट। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ह्यूमन क्या बोल रहा हूँ मैं, वुमेन निया का ऑब्जेक्टिव क्या आपको ये बताना है, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका ऑब्जेक्टिव आपको बताना है क्या रहने वाला है। पहले बता दूँ ये एंटरप्राइज के लिए लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो आप लगाओ अपना दिमाग, आंसर बताओ। ये लोन भी हो सकता है, बिजनेस लोन भी हो सकता है, एंटरप्राइज भी हो सकता है, एंटरप्राइज 2 में भी है, तीसरे में भी है। वाह, बताइए क्या आंसर होना चाहिए। बोलो यार सर तो यार पूरा कंफ्यूज ही कर दे रहे हो यार। तो इसका आंसर आपको ए मिलने वाला, ठीक है। तो ये जो है वुमेन निया जो है लॉन्च किया है कि वुमेन एंटरप्राइज के जो भी प्रोडक्ट्स है उसको इम्प्रूव किया जाए, उसके जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसको भी प्रोवाइड किया जाए, इसके गवर्नमेंट एंटिटीज को हेल्प हो, ठीक है। नेक्स्ट चलता है, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट इंडिया का स्टेट जो कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म में सबसे ज़्यादा जो है अडॉप्ट किया गया है, ठीक है। और इसके बारे में बात करें तो इसके बाद बोला गया कि गवर्नमेंट ई गवर्नेंस की वजह से जो करप्शन है वो सब भी कम हुआ, बिकॉज पब्लिकली जो भी टेंडर वेंडर निकलते हैं वहाँ पे जो धांधली होती है कि टेंडर कोई जान पहचान को दे दिया, कोई परिवार को दे दिया, या तो जो करप्शन होती है वो सब जो है रोकने का काम करता है ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म के द्वारा, ठीक है। तो पहले आपको बताने कौन सी स्टेट बनी है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु। बताइए क्या इसका आंसर होना चाहिए। तो इसका आंसर देख के आप भी चौंक जाओगे अगर आपको आंसर नहीं पता तो। क्यों? क्योंकि इसका आंसर जो है आपको उत्तर प्रदेश मिलने वाला है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश जो है इंडिया की पहली स्टेट बनी जिन्होंने जो है अपना पूरा करप्शन हटा दिया है, और इन्होंने जो है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म के द्वारा किया गया। अब ये मत बोलना कि सर आप तो उत्तर प्रदेश की बेइज्जती करो, ये बेइज्जती नहीं कर रहा मैं, आपको वैसे ही बता रहा हूँ, ठीक है, याद रखने के लिए कि उत्तर प्रदेश इसका आंसर है, ठीक है। तो इसलिए याद रखने के लिए कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश कुछ कम है, ठीक है। उत्तर प्रदेश बहुत सारी चीज़ों में आगे है, बहुत सारे स्टेट से। नेक्स्ट चलते हैं, इंडिया का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक जो है डेवलप किया गया कौन से इंस्टीट्यूट के द्वारा, ये चीज़ आपको बतानी है। इसका आंसर IIT मुंबई, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT रुड़की। बताइए
तो पहला हाइपरलूप टेस्ट जो है ट्रैक बनाया गया है वो बनाया गया IIT मद्रास के द्वारा, और अभी जो है इसको ट्रायल बेस पे बनाया जाएगा, और बाद में जो है इसको जो मुंबई से लेके गुजरात मतलब अहमदाबाद तक जो कनेक्टिविटी है उसके लिए भी यूज़ किया जाएगा। अब हाइपरलूप की बात करें तो हाइपरलूप में क्या होता है कि ऐसा ही वैक्यूम टाइप का सिस्टम होता है जहाँ पे जो पॉड है, जहाँ पे जो इंसान बैठते हैं उसको पॉड बोला जाता है, वो ट्रैवल करता है। अब वैक्यूम होने की वजह से कोई भी एयर नहीं होता, उसके से कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, उसके बहुत स्पीड में उड़ पाता है, ठीक है, चल पाता है, उड़ नहीं पाता सॉरी, चल पाता है, ठीक है। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, बोला जाता है कि 1100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इसकी रहेगी अगर ये पूरा इम्प्लीमेंट हो गया तो। और अभी हमारी इंडियन एक्सप्रेस की बात करें, जो इंडियन रेलवे है, वो 100 किलोमीटर में आप जो भी ट्रेन है उसको सुपर फास्ट बोल रही होती है। तो अब देखो कहाँ 100 किलोमीटर, कहाँ 111 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नहीं चलता। नेक्स्ट आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट दिवस है ये, प्रवासी राजस्थानी दिवस जो है बनाया गया है, और ये हर साल जो है कब बनाया जाता है आपको ये बताना है। इसके साथ आपको ये भी कमेंट सेक्शन में बताना है कि प्रवासी दिवस कब बनाया जाता है, ठीक है। तो ये जो है जनवरी के महीने में बनाया जाता है, और कौन से डेट से कौन से डेट तक बनाया जाता है ये आप रिसर्च करना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर बताना है अभी फिलहाल आपको इसका आंसर क्या होने वाला है बताइए। तो इसका आंसर आपको दिसंबर 10 मिलने वाला है, ठीक है। तो ये थोड़ा अलग है, अगर किसी ने प्रवासी दिवस दिखा और उसने बोला कि जनवरी में होता है तो मैं जनवरी 15 मार के आ जाता हूँ तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो प्रवासी राजस्थानी जो दिवस है ये 10 दिसंबर में बनता है, इसे आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है कि बताना ये कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है अबाउट द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का जो इनिशिएटिव था स्नेक बाइट पे। तो स्नेक बाइट में एक को इनिशिएटिव लिया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड वेलफेयर के द्वारा, जो कि दिसंबर के महीने में लिया गया था, ठीक है। दिसंबर के महीने का न्यूज़ है, तो आपको इसका आंसर बताना है क्या रहने वाला है। आराम से रेस्ट लो, सोचो, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट जरूर पढ़ने वाला है। आप बताइए क्या इसका आंसर होने वाला है। आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ मैं, जल्दी बताइए। तो इसका आंसर जो मिलेगा आपको क्या मिलेगा, आंसर सी मिलने वाला है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, इन्होंने मैंडेट कर दिया है कि अगर कोई भी बंदा अगर स्नेक बाइट से मरता है तो वो जो है रिपोर्ट करना पड़ेगा पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी को, ठीक है। तो ये मैंडेट कर दिया गया है, तो ये स्टेटमेंट आपको सही मिलने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं, अभी UPI 1 to 3 का जो है लिमिट बढ़ाया गया है एज पर RBI। तो आपको आंसर बताना है कितना जो लिमिट बढ़ाया है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, ठीक है। ये जो MPC 5th हुआ था उसके अंतर्गत इसको जो है लाया गया था, और इसका आपको आंसर बताना है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी जो हुई थी 5th उसके अंतर्गत इसको लाया गया था। तो 5,000, 10,000, 7,500, 15,000 या 250 रुपये। अब UPI 1 to 3 के बारे में तो आप सबको पता ही होगा यार, क्या ही बताऊँ इसमें, अभी थोड़ा बता जाता हूँ। UPI 1 to 3 के अंतर्गत जो है आप पेमेंट कर पाओगे विदाउट योर एंड्रॉयड मोबाइल। आपके पास जो Nokia 500 रहेगा जो कि सर पे मार तो फूट जाता है, वो मोबाइल यूज़ करते हुए भी जो आप पेमेंट कर पाओगे। तो इसका लिमिट जो है बढ़ा दिया गया है। कितना बढ़ा है, 10,000 रुपये जो है इसकी लिमिट बढ़ाई है, इसे आपको बहुत सही से याद रखना है। नेक्स्ट चलता है UPI लाइट की बात करें, UPI लाइट वॉलेट की भी जो है इसकी भी लिमिट बढ़ाई है, और पहले कितनी थी ये बतानी है आपको, पहले थी 2,000 और अब कितनी हो गई आपको ये बतानी है, ठीक है। तो 2,000 तो हो नहीं सकता न्यू ट्रांजेक्शन, बाकी बताइए 1,500 भी नहीं हो सकता क्योंकि बढ़ाई है लिमिट। तो 3 में से कोई एक ऑप्शन रहने वाला है, 3,000, 5,000, 10,000। तो इसका आंसर जो है 5,000 मिलेगा। पहले जो था 2,000 रुपये था UPI लाइट की लिमिट, अब बढ़ा के 5,000 रुपये कर दिया गया, ठीक है। UPI लाइट वॉलेट की बात करें तो इसमें आपको पेमेंट दबानी, पिन को दबाने की जरूरत नहीं पड़ती, विदाउट पिन भी आप जो है पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होगी, जो भी यूज़ करता है उनको तो पता ही होगा। और नेक्स्ट आ रहा है UPI Pay 1 to 3 की तरफ से कि कौन सा जो है UPI ट्रांजेक्शन कोड जो है चेंज किया गया है, ठीक है। तो पहले जो कोड था वो 86 था, अब आपको नया कोड कौन सा मिलने वाला है आपको ये बताना है, ठीक है। और मैंने बताया ना कि जैसे Nokia 500 से भी आप पेमेंट कर सकते हो UPI, तो उसके लिए जो है पहले 86 पहले दबाना पड़ता था, फिर जो है आपको बाकी जो भी चीज़ें रहती थी वो दबाना पड़ता था ट्रांजेक्शन कोड के तौर पर। और अब जो नया कोड है वो आपको बताना है कौन सा कोड इसमें से रहने वाला है। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, और एग्जाम में भी जो है आपको इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाता है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा एग्जाम की फीलिंग भी दे रहा हूँ, और बाकी आपको तैयारी भी करा रहा हूँ कि एक करंट अफेयर से आपको बहुत सारे जो है क्वेश्चंस भी कवर हो जाए एक साथ ही। तो इसका आंसर आपको जो मिलेगा वो आपको 31 मिलेगा। पहले जो था 86 था, अब जो है 31 इसका कोड होने वाला है। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे मिलने वाला है। मैं थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो आपको 3 जो MCQs बताए वो आपको एक ही न्यूज़ से मिल जाएगा। जैसे RBI ने अनाउंस किया कि ट्रांजेक्शन लिमिट जो है UPI लाइट वॉलेट और UPI लाइट 1 to 3 के लिए होने वाला है। और UPI लाइट 1 to 3 की बात करें तो इसकी जो लिमिट बढ़ाई है वो
5,000 से 10,000 के बीच में बढ़ाई है। और UPI लाइट की बात करें तो इसको 2,000 से 5,000 रुपये के बीच में बढ़ाई है। और बाकी आपको ट्रांजेक्शन कोड तो बताई देगी 86 रखी गई है, और ये जो पहले का जो 31 था उसको रिप्लेस करता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कंडीशन बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स आ रहा है कि कितना जो है मिनिमम नेटवर्थ होना चाहिए फॉर नॉन बैंकिंग पेमेंट एग्रीगेटर कि वो RBI लाइसेंस के लिए अप्लाई कर पाए। ठीक है, ये थोड़ा स्टैटिक का न्यूज़ है, तो आपको बताना है कि जो नॉन बैंक पेमेंट एग्रीगेटर है जैसे कि फिनटेक विनटेक हो गए, तो उनको अगर RBI का लाइसेंस लेने के लिए जो है कितना जो है मिनिमम नेटवर्थ होना चाहिए, इसका आंसर आपको बताना है। 10 करोड़, 25 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ या तो 30 करोड़। बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका। तो इसका आंसर जो है आपको 15 करोड़ रुपये मिलने वाला है कि 15 करोड़ रुपये मिनिमम होना चाहिए, तभी जो है नॉन पेमेंट एग्रीगेटर जो है RBI के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि इंडिया का पहला रिवर डॉल्फिन रिपोर्ट जो है कौन से लोकेशन में रिलीज किया गया है। आपको मोस्टली जो है सारे के सारे नेशनल पार्क इसमें मिलने वाला है। ठीक है, बताइए क्या इसका आंसर होना चाहिए। तो इसका आंसर आपको मिलेगा क्या, ए। तो गिर नेशनल पार्क जो है गुजरात में जो है इन्होंने जो है इंडिया का पहला डॉल्फिन एस्टीमेट रिपोर्ट निकाला था, और ये निकाला गया था जो भी 7 बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ मीटिंग था, और ये जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के दिन हो रहा था। ठीक है, अब डेज की बात करें तो डेज जो है ना एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन जो है डे से आता है, इंपॉर्टेंट डे से, और वो भी बहुत ज़्यादा चांस होता है, कभी कभी नहीं भी आता है। ठीक है, और डेज इतने इंपॉर्टेंट होते नहीं, तो डेज आप छोड़ भी सकते हो अगर आपने अब तक पढ़ाई नहीं की है और कर भी लिया है, तो भी आपके लिए जो है एक वन शॉट जो है हम बनाने वाले हैं PDF, जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट डेज है उसको कवर करेंगे। और पिछले बार भी आप अपना अगर पिछले बार भी अगर आप हमारा देखोगे, तो हमारा जो PDF देते हैं हम, जो वन शॉट PDF होता है, उसमें से एक मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं, अगस्त का एक कोई क्वेश्चन था। ठीक है, तो उसमें मैंने सिर्फ 1 लाइनर में मैं पहले इंपॉर्टेंट डेज देता ही नहीं था। इसका कारण यही है क्योंकि मैं वही सोचता था कि एक क्वेश्चन आता है उसके लिए बच्चों को क्यों परेशान करना है। ठीक है, मैं कंटेंट प्रोवाइड कर दूंगा, बच्चे पढ़ेंगे भी, तब भी उनका फायदा ना हो, तो उससे मैं कंटेंट नहीं देता इंपॉर्टेंट डेज का, वो वन शॉट PDF के अंदर जाता है। लेकिन अगस्त के महीने में क्या हुआ कि मैंने एक दिन डाला था, एक ही दिन डाला था, जो कि इंपॉर्टेंट डेज के तौर पर डाला था, और वही क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में फंस गया। तो नसीब था कि फंस गया। और वैसी सेम चीज़ जो वन शॉट PDF मैंने बाद में बनाए थे, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेज रखे थे, कुछ 3 पेज के थे, उसमें से जो है क्वेश्चन फंस गए थे। एक क्वेश्चन आया था, उसमें से एक क्वेश्चन फंस गया था। तो मुझे याद नहीं है IPS क्लर्क की बात है या PU की बात है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि डेज पढ़ने इतना ज़रूरी नहीं है, आप छोड़ सकते हो, बाद में फिर उसको वन शॉट PDF के थ्रू भी आप मेरे जो वन शॉट PDF आता है वहाँ से खत्म कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है ओमनी जैन AI। ओमनी जैन AI कौन सी इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च किया, ये आपको बताना है आंसर। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप इसमें बेवकूफ़ी नहीं कर सकते। ये सारे कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ से अगर आपने मार्क छोड़ दिए तो आपसे ज़्यादा मतलब बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। मैं सीधा यही वर्ड यूज़ करूँगा, बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। फिर बच्चे बोलते हैं कि सर हमारा 5 मार्क्स भी अटैम्प्ट नहीं हो पा रहा है, या हमारा सेक्शनल कट ऑफ निकल पाएगा कि सेक्शनल तो है नहीं इस बार SBI क्लर्क SBI PU में, लेकिन अगर बाकी एग्जाम्स की बात करें तो उनको ही डर था कि सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर होगा कि नहीं। मेन रीज़न नहीं होता कि आप जो है ना ईजी क्वेश्चन फोकस नहीं करते और पढ़ते ही नहीं है। मेन चीज़ तो पढ़ते ही नहीं है, तो पढ़ना तो पड़ेगा, तभी जो है आप स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ऑलरेडी अल्टीमेट PDF में आपको प्रोवाइड किया हुआ है, जिसके से आप पढ़ सकते हो। इवन जो सीरीज़ में मेरी चल रही है वहाँ से भी आप इसको कवर करते हुए चल सकते हो। आंसर बताइए, बहुत ज़्यादा हमने बातें कर ली, आंसर बताइए क्या होने वाली है इसकी। तो इसका आंसर जो है कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस बैंक मिलेगी, जिसमें इंजीनियर ने जो है ओमनी जैन AI जो लॉन्च किया है, जो कि रिस्क एवोल्यूशन करेगा। अब रिस्क एवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि जब भी कभी लोन देते हैं तो उसको डिफरेंट रिस्क कैटेगरी में बांटा जाता है। जैसे कि होम लोन दिया है तो उसको बोलाएगा 80% रिस्क कैटेगरी है। फिर कोई दूसरा लोन दे दिया, जैसे कि एजुकेशन लोन दे दिया तो उसको बोलेगी 100% रिस्क है कि पता नहीं लौटा पाएगा कि नहीं। फिर उसका सैलरी % को किसी को लोन देते तो मानते हैं कि 20% जो है लोन कैटेगरी जो है इसको नापा जाता है। तो ये चीज़ जो है अब AI करने वाला है, वो ओमनी जैन AI करेगा। और ये लॉन्च करने वाली कौन सी इंश्योरेंस कंपनी बनी है, वो बनी है कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस। कैनडा की बात करें, कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस में कैनडा का स्टैक 15% मिलने वाला है, HSBC का जो है 26% मिलने वाला है, और PNB का जो है 23% मिलने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किसके साथ पार्टनर किया कि रूरल एंटरप्राइज को जो है लोन दिया जाए उसके लिए। तो इसमें आपको मिथुल फाइनेंस लिमिटेड, मिथुल माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड मिलेगा, उसका महिंद्रा फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस जिसका ट्रू होम फाइनेंस नाम रख दिया है, उसके साथ उज्जैन स्मॉल फाइनेंस बैंक। बताइए क्या इसका आंसर होना चाहिए। उज्जैन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अभी जो यूनिवर्सल लाइसेंस के लिए भी अप्लाई किया था, देखते हैं उसको कब तक लाइसेंस मिल पाता है। इसका जो ए स्मॉल फाइनेंस बैंक है उन्होंने भी यूनिवर्सल लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ है, उनका भी देखेंगे कब तक इनको लाइसेंस मिल पाएगा। ठीक है, तो बताइए क्या आंसर होना चाहिए। तो इसका आंसर जो है आपको मिथुन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड मिलेगा। ठीक है, मिथुन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड मिलेगा। ऑप्शन मैंने आपको थोड़ा कंफ्यूज कर दिया दोनों में, और देने का कारण ये था कि आप थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाओ, तो इसीलिए जो है ये आपको इस तरह दिया गया है। नेक्स्ट करने से बढ़े,
तो बोला जा रहा है कौन से ग्रुप को जो है साहित्य आज तक लिटरेचर फेस्टिवल के लिए जो है कौन से ग्रुप ने जो है, आपको बताना है कि कौन से ग्रुप ने जो है ऑर्गेनाइज किया साहित्य आज तक लिटरेचर फेस्टिवल। इसका आंसर आपको मिलेगा क्या, बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है इसका, इंडिया टुडे मिलने वाला। तो इंडिया टुडे ग्रुप ने जो है ऑर्गेनाइज कर रही है साहित्य आज तक लिटरेचर फेस्टिवल। जैसे आज तक तो इसमें दिख ही रहा है, तो आज तक नहीं, सॉरी आज तक तो इसमें ऑप्शन ही नहीं रखा मैंने आज तक एक रखना चाहिए था, बहुत मज़ा आता है, फिर कन्फ्यूज आता है। तो इसका आंसर क्या है, इंडिया टुडे ग्रुप ने जो है इसको रिलीज किया है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट वाज द अनड्रिबल। हाँ, अभी SBI का जो एक ब्रांच है उसके 100 साल पूरे हो गए हैं, उसके अंतर्गत क्या अनड्रिबल किया गया है ये आपको बताना है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो जब भी कभी 100 साल हो गया, 125 साल हो गया, 150 साल हो गया, या कोई भी एनिवर्सरी हो, तो एक चीज़ ज़रूर की जाती है। वो क्या की जाती है, वो जो है कॉइन रिलीज़ किया जाता है। तो इसलिए जो है SBI के लिए जो है 100 रुपये का जो है कॉइन रिलीज़ किया गया है, जो अभी 100 साल हो रहे थे। ये मुंबई में एक हरनीमन सर्कल ब्रांच है मुंबई में, उधर, ठीक है। तो SBI का है ये, वहाँ पे किया गया था। आपको अब नेक्स्ट बताना है कि 9th G20 समिट 2024 का हो रहा था, तो इधर जो है इसका जो है थीम क्या, आपको ये बताना है, ठीक है। इसके साथ ही अगर अब तक मेरे वीडियो में आप टिके हुए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना लोगों के साथ, ठीक है। बताओ यार कि ऐसे सीरीज़ बनाई जा रही है जिसमें आपको पूरे आपको कोर्सेज मिल रहे हैं, और मैं गारंटी बोल सकता हूँ जिसने भी 1000 प्लस सीरीज़ कर लिया, उसका जो मेरा GA सीरीज़ चल रही है उसको कंप्लीट कर लिया, तो आराम से आपके 15 प्लस नंबर आ जाएंगे, ठीक है। ये मेरी गारंटी है। और जिसने भी मेरा मंथली या वीकली PDF पढ़ के बैठे हैं वो आराम से 30 से 35 तो आराम से ले जाएंगे, इससे ज़्यादा ले जाएंगे, बट मैं मिनिमम बता रहा हूँ, इतने तो नंबर आपके आ ही जाएंगे। नेक्स्ट आंसर इसका आंसर बताइए क्या है, बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लैनेट जो है इसका आंसर होने वाला। तो थीम भी कभी पूछा जाता है एग्जाम में समिट्स का, तो इसलिए आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के एज अ एडहॉक कमिटी बनाया किसको गया, आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है। इसका आंसर आपको A मिलने वाला है, ठीक है। तो A मिलने वाला, मतलब राजेश भंडारी जो है इसका आंसर मिलने वाला है। तो राजीव भंडारी जो है मधुकंड पाठक को जो है रिप्लेस किया, और ये जो है चेयरपर्सन रह गए हैं इंडियन एसोसिएशन एडहॉक कमेटी की तरह, मतलब टेम्पररी कमेटी की तरह इनको बनाया गया है। आपको बताना है कि रणजी ट्रॉफी जो है फाइनल में कौन जीता है इस बार, स्पोर्ट्स का न्यूज़ है, आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका तो मैंने आई थिंक अभी थोड़े दिन पहले जो स्पोर्ट्स की न्यूज़ करा रहा था, ऑल स्पोर्ट्स न्यूज़ इन वन वीडियो, वहाँ पे मैंने आपको बताया था। तो एक गुजरात बेस्ड एक टीम है जिसका नाम है विदर्भा, और इन्होंने जो है केरला को जो है नागपुर महाराष्ट्र में हराया था, ठीक है। सॉरी एक चीज़ मैं ऐसे गलत कर गया, हाँ, इधर ये विदर्भा जो है ये महाराष्ट्र का है, ठीक है, ये गुजरात का नहीं महाराष्ट्र का, ये पॉइंट याद रखना, ये जो दिमाग से निकल जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ वाई भारत मैटर, इसका आंसर आपको बताना है। वाई भारत मैटर का सेंट्रल थीम क्या है, आपको इसका आंसर बताना है। इसके बाद मिनिस्टर भी बताओ कमेंट सेक्शन में, कौन से मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया, ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। तो इसका सेंट्रल थीम जो मिलेगा आपको, इंडिया जर्नी टू बिकम अ सेल्फ रिलेवेंट नेशन, और उसके साथ जो ग्लोबल अवेयरनेस है हमारे इंडिया, ग्लोबली कितना इंपॉर्टेंस रखता है हमारा इंडिया, उसके बारे में इस बुक में बताया गया। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट K9 विजरा सेल्फ पॉपुलर्ड हाउइत्जर, और ये जो है अप्रूव किया गया है बाय सेंट्रल कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी के द्वारा, CCS मतलब सेंट्रल कमेटी सिक्योरिटी के द्वारा इसको बताया गया है। तो ये इसके बारे में आपको पूरा डिटेल पता होना चाहिए, तभी जो है इस हाउइत्जर का जो है आप आंसर बता सकते हो, ठीक है। बताइए क्या इसका आंसर होने वाला है। डेफिनेटली बहुतों को इसका आंसर नहीं पता होगा, ठीक है, क्योंकि एक तो डिफेंस का न्यूज़ है, ठीक है, और डिफेंस के जो है मोस्टली बोलूँ तो 2 से 3 क्वेश्चन मान सकते हो कि आएंगे, और वो भी मान सकते हो कि कभी कभी ईजी पूछा जाता है और कभी कभी इतना हार्ड पूछा जाता है कि आप दे नहीं पाओगे, ठीक है। आप मुझसे पढ़ लो, कई बड़े बड़े जो भी पढ़ाते टीचर उनसे पढ़ो, तब भी आप आंसर नहीं दे पाओगे, ठीक है। मोस्टली मैं RRB PO की बात कर रहा हूँ भाई, क्या पेपर बनाते हैं यार, मज़ा आ जाता है उनका। इस बार मेरा प्लान है कि RRB जो PO है, SBI क्लर्क होने के बाद जो RRB PO की जो हम कंटेंट बनाने वाले हैं, ऑलरेडी हम डीप में कंटेंट बनाते हैं, लेकिन जो RRB PO इसको स्पेशली इसको देखते हुए जो है थोड़ा कंटेंट बनाना पड़ेगा हमें भी, ठीक है। तो इसको देखते हुए इसलिए बनाना पड़ेगा बिकॉज RRB PO का जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना वो बहुत अच्छे पूछा जाता है, मज़ा आता है मतलब, तो उस हिसाब से क्वेश्चन भी बनाना पड़ेगा हमें।
तो इसका आंसर आपको मिलेगा कि हावेजर का जो रेंज है वो 40 किलोमीटर है और इसकी जो फायरिंग रेंज है वो 65 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मिलने वाली है। तो ये हो गया हमारा जो करंट अफेयर्स था पूरा का पूरा कंप्लीट MCQs वाइज, ठीक है। तो ये जो सेकेंड सीरीज थी हमारी 1000 प्लस की जो है, ये हमारी सेकेंड डे था जिसमें हमने 50 क्वेश्चन के आसपास लगा लिए और अब जो है ये सीरीज़ और 10 दिन चलने वाली है जिसमें SBI क्लर्क के जो है सारे के सारे क्वेश्चन कवर होंगे। तो और 10 दिन चलेगी तो आपके लिए 500 क्वेश्चन जो है कवर हो जाएंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ठीक है। MCQs जो है कवर हो जाएंगे और अगर रिस्पांस अच्छा रहा तो ये 500 का जो है मैं 1000 भी कर सकता हूँ कि 1000 क्वेश्चन सारे के सारे जो है SBI क्लर्क के लिए कर दूंगा। वो डिपेंड करता है कि आपका रिस्पांस कैसा रहता है, वीडियो में कितने मुझे व्यूज़ मिल पाते हैं, बिकॉज मैं भी जो है व्यूज़ के लिए ही जो है वीडियो बना रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मुझे एक ग्रोथ चाहिए और मैं जितना ग्रो करूँगा उतना ही जो आपको मैं अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊँगा, ठीक है। तो अगर आपको दूसरे वाले कोई वीडियो देखना है, माइंड मैपिंग फॉर्म में पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो इसी चैनल में यूट्यूब पे। और इसके साथ ही अगर आपको PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में इसका PDF मिल जाएगा। इवन जो वीकली और मंथली PDFs रहती है जो फ्री फॉर्म में मैं आपको दे सकता हूँ, जितना मैं दे सकता हूँ वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वो सब चीज़ें डाउनलोड कर सकते हो। और बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ऐसे ही कंटेंट देखते हैं सब्सक्राइब चैनल। अभी के लिए मैं इतना रहता है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और शेयर कर दो यार वीडियो को दोस्तों के साथ, ठीक है, और लाइक भी कर देना।